सबसे पहला क्या था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी बॉडी, तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है राइबोसोम। ये 4 हो चुका है ना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। पहले समझो फिर हम बोर्ड पे लिख देंगे, उसको नोट करना। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है बताओ? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। आखिर हम पावर हाउस ऑफ द सेल पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पावर का मतलब यहाँ पे है एनर्जी, ठीक है। और जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एटीपी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी को फॉर्म करना, ठीक है। अब उसका हम थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं सेल इनवेलप। सेल इनवेलप। अब ये जो सेल इनवेलप है, कहने का मतलब इसका जो बाउंड्री है ये 2 डबल मेम्ब्रेन, इसलिए इसको कॉमनली हम लोग सेल इनवेलप बोलते हैं। और बाहर वाले मेम्ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन और इनर वाले को बोलते हैं, अंदर वाले को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट जो अंदर आउटर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ये जो जिगजैग में स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसी क्रिस्टा में इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये इस तरह का हम सिंगल बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम फिर डिटेल से बनाएंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर पूरे में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें डीएनए भी प्रेजेंट है और उसके अलावा इसमें इसका खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ध्यान देना, जो चीज हम बताने वाले हैं इसको हम लोग क्या बताएं? डीएनए। और इसको हम क्या बताएं? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। यहाँ ध्यान दोगे अच्छे से कि सबसे फर्स्ट में कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी देना, बट एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो हम लोग के बॉडी में अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो कौन सा न्यूट्रिएंट लेना पड़ेगा? कौन सा न्यूट्रिएंट? कोई बताओ कौन सा न्यूट्रिएंट? अच्छा, गर्मी के दिन में जब थक वक जाते हो या बाहर धूप से आते हो तो क्या पीते हो नॉर्मली? ग्लूकोज, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ग्लूकॉन डी पी लेते हैं, तो वो ग्लूकोज ही है जो एनर्जी रिलेटेड न्यूट्रिएंट है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ग्लूकोज जब ब्रेक करेगा तो ये एक्चुअली ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज। तो ये एटीपी बनाएगा। तो ग्लूकोज जो होता है वो डायरेक्टली आ जाएगा, डायरेक्टली भी नहीं आएगा, ध्यान देना। पहले वो सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, लिक्विड पार्ट में, फिर वहां पे ब्रेक होगा, फिर जो ब्रेक होने के बाद जो पार्ट बचेगा वो पार्ट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में वो फुली ऑक्सीडाइज होकर बनाता है एटीपी, ठीक है। देखो ऑक्सीडाइज होना है तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए, बोलते हैं बिना ऑक्सीजन का रह नहीं सकेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि उसको एनर्जी में कन्वर्ट कराना है, इसलिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। दूसरा ऑक्सीडाइज कराने के लिए दूसरा है ऑक्सीडेटिव एंजाइम। दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिखाते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम है। क्या चाहिए? ऑक्सीडेटिव एंजाइम। और वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो है ये कंटेन करता है, इसका हम नाम नहीं लिखे हैं, नाम हम बता देते हैं। इसका नाम जो है ये है एलिमेंट्री पार्टिकल बोला जाता है इसको, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो एलिमेंट्री पार्टिकल क्या कंटेन करेगा? ऑक्सीडेटिव एंजाइम। तो देखो ग्लूकोज जैसे ही अंदर आएगा, एक तो ऑक्सीजन इसको मिल गया तो ऑक्सीडाइज करेगा, साथ साथ ये एंजाइम भी एक्सट्रैक्ट करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब राइबोसोम है, इसका खुद का राइबोसोम है, तो राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन का सिंथेसिस। और डीएनए होता है तो डीएनए का मतलब खुद का जो कैरेक्टर है वो भी मेंटेन करेगा, उसके लिए प्रोटीन चाहिए तो खुद बना लेगा। इसीलिए डीएनए प्रेजेंट होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। इसका कहने का मतलब क्या हम बताए कि वो खुद से सब अपना काम कर लेगा,
उसको जरूरत नहीं है सेल पे, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस सेल और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए लिख सकते हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओन डीएनए, ठीक है, जिसके कारण जो भी वो डीएनए का फंक्शन है वो कंप्लीट कर सकता है। समझ आया यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यही है तुम्हारा, क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखो एलिमेंट्री पार्टिकल का हम फिगर बना देते हैं इधर, ध्यान से इसको समझना। ये है तुम्हारा एलिमेंट्री पार्टिकल और ये क्या कंटेन करता है भाई, तो ये ऑक्सीडेटिव इंजाइम कंटेन करता है, जिसके कारण वो फुल्ली ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। क्योंकि ग्लूकोज है उसको तोड़ना है तो एंजाइम चाहिए ही चाहिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन उसमें एंजाइम चाहिए, तो यही इसका फंक्शन है, इसीलिए इसको बोलता है पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को हाँ, तो सबसे पहले तुम डायग्राम को जो है उसको नोट करो, इसके बाद हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन तो बता ही दिए, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है। चलो नोट करो। नोट कर लिए? नोट कर लिए होगा तो बताओ, ठीक है। कर लिए सर। हाँ ठीक है, तुम सर लोग 2 आगे मिनट बढ़। अच्छा ठीक ठीक है, आराम से कर लो। सर हो गया। हो गया ना? चलो टॉपिक दो माइटोकॉन्ड्रिया, और फिगर तो बना ही लियो, बगल में लिख देना पावर हाउस ऑफ द सेल, लिख ही दिए होगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। सबसे पहला लिखो, पहला पॉइंट, लिखो पहला जो आप है वो है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स, और दूसरा है आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। पोरस करने का मतलब पोर्स प्रेजेंट होता है ताकि बाहर का मटेरियल अंदर आ सके, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है। while inner membrane is given out into
into folds called क्रिस्टा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है क्रिस्टा creates a large surface area for the generation of ATP during रेस्पिरेशन। क्योंकि एटीपी जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही हो सकता है। अभी हम बताए कि रेस्पिरेशन हम लोग करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा और ऑक्सीजन क्या करता है, वो उसको कंप्लीटली ऑक्साइड करता है। ठीक है, देखो, इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी so it is also called powerhouse of the cell। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। बस इतना लिखो, इसका फंक्शन भी लिखना, 2-3 लिखा देते हैं, नोट करो इसको। सर लास्ट पॉइंट में क्या लिखे सर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, सॉरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ऊपर का 2-3 पॉइंट हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब लिखोगे फंक्शन। ठीक है, तो पहला फंक्शन है, फंक्शन तो पहला यही था। ठीक है, तो फंक्शन में लिख सकते हो, सबसे पहले लिखो इट रिलीज एटीपी, जो कि एनर्जी का फॉर्म है। नेक्स्ट दूसरा है दे प्रोवाइड important intermediate for the synthesis of several biochemical chemicals such like chlorophyll, उसके बाद फिर है साइट स्टेरॉइड्स, मतलब लिपिड्स होता है, ETC। ठीक है, इसके बाद हम मिटा रहे हैं। इसके बाद होगा it can manufacture some of their own protein। It can manufacture some of their
own protein, own protein, ठीक है। So it is also called, हाँ, सर वो क्लोरोफिल के बगल में क्या लिखा हुआ है? steroids, steroids, own protein. So it is also called semi autonomous cell organelles, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नोट कर लिए सब? यस सर। यस हम्म। सर। हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। तो सबसे पहले बता सकते हो प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट है? सर वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। हाँ, ये प्लांट सेल में सिर्फ प्रेजेंट होगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और प्लास्टिड्स का क्या काम है? तो एक तरह का कलर प्रोवाइड करता है, एक तरह का पिगमेंट प्रोवाइड करता है। अगर जहाँ पिगमेंट होगा वहां पे कलर होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसको समझना है, और इसका 3 टाइप का होता है। तीनों क्या क्या काम करता है ये हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन समझते हैं। सबसे फर्स्ट में 3 टाइप का होता है, पिगमेंट है तो 3 टाइप का है। सबसे पहला जो पिगमेंट है वो है तुम्हारा क्लोरो, सबसे पहला जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली ये इसको पहले हम ले लिए। दूसरा हो जाता है 3 टाइप का है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा जो होता है वो है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस दोनों के बारे में थोड़ा सा जान ले। इसमें डायग्राम, ठीक है। तो हम क्या होता है, प्लास्टिड जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसका 3 टाइप है, तीनों टाइप में क्रोमो, ल्यूकेन, क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट क्या है समझो उसको। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड बोला जाता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है। अब ये कलरलेस प्लास्टिड है तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ही। तो ये काम करता है, इट स्टोर फूड मटेरियल, इट स्टोर फूड मटेरियल, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बस ये स्टोर करता है और कुछ काम नहीं करता है, ठीक है। मतलब स्टार्च है फिर सबको ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट है, ये भी पिगमेंट देगा, ये भी कलर प्रोवाइड करेगा। तो ध्यान रखना, फ्रूट एंड फ्लावर, फ्रूट एंड फ्लावर को ये कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं कि ये जो है ये कलर देगा किसको? लिख सकते हो कलर टू फ्रूट एंड प्रोवाइड कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर, ऐसा लिखना होगा, ठीक है। ये देता है। अब अल्टीमेटली है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये समझ गए ना? इसको नोट नहीं करना, हम अभी लिखाएंगे तब, ठीक है। समझ गए इसको? तो सबसे अच्छा लिखवा ही देते हैं। सबसे पहला प्लास्टिड्स को पहले जान लो थोड़ा सा, ये है क्या नहीं है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स हम क्या बताएं कि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो सिर्फ और सिर्फ plastids are found cell organelles
found only in plant cell, ठीक है। और ये जो है it provide different types of color to plant, ठीक है। It has plastids have their own DNA and ribosome due to, साथ में ही लिखना, due to presence of own DNA and ribosome, it synthesize own protein. So it is also called semi-autonomous cell organism, ठीक है। ऐसा हम लोग बोलते हैं, समझे। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म मतलब प्लास्टिड्स का अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम है, और प्रेजेंस ऑफ ओन डीएनए एंड राइबोसोम इट सिंथेसाइज ओन प्रोटीन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा इट इज ऑफ 3 टाइप्स। हम ऊपर वाला मिटाएं? यस सर। यस सर। हाँ, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। तो it is of 3 types. It is of 3 types, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला क्या लिखे थे? ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे ल्यूकोप्लास्ट। इसके ल्यूकोप्लास्ट लिखो। इट इज कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन है वो क्या होगा? हम नीचे का फिर 2 लाइन मिटा रहे हैं। कलरलेस प्लास्टिड है, और इसका फंक्शन बस एक होगा, दे स्टोर स्टार्च, oils and protein granules, ठीक है। ये ल्यूकोप्लास्ट हो गया, इसको नोट करो। हम आगे जो है फिर क्रोमोप्लास्ट के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा सेकंड नंबर क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम लोग लिखेंगे। लिखो, सबसे पहले लिखोगे दे कंटेन फैट soluble yellow, orange और रेड कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। अब ये क्या करता है? दे प्रोवाइड कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट, ठीक है। ये है
तो ये हो गया तुम्हारा मेन, ये तुम्हारा हो गया मेन, ठीक है। अब जो हम लोग आगे डिस्क्राइब करने वाला स्ट्रक्चर वो है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तीसरा हम जो बनाने वाले हैं वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नीचे वाला हो गया, मिटा दें? नो सर, अभी 1 मिनट नहीं हुआ चाहिए। है? अच्छा ठीक है, लिख लो। लिख लिए सर। हो गया ना? चलो। यस सर। तो अब जो है हम लोग आगे देखेंगे, आई मीन क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो है स्ट्रक्चर समझो क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहला ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट मेन है क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेन करता है, ठीक है। तो जब इसका स्ट्रक्चर समझोगे, ध्यान से समझना जो हम बताने वाले हैं। ये इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे ग्रेना, एक सिंगल पार्ट को बोलेंगे थाइलाकॉइड, ऊपर में जो लेयर है वो आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा जो है वो इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, और ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमल या थाइलाकॉइड, ग्रैनल लैमिला, ग्रैनल लैमिला, लैमिला बोलेंगे। ग्रैना है तो यहाँ पे होगा लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा है तो होगा डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अच्छे से ध्यान देना क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसका पार्ट। सबसे फर्स्ट में क्लोरोप्लास्ट जो है ये स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर है, इनर है। मेन जो ग्रैना एंड दूसरा स्ट्रोमा लिखे हैं उसमें देखो लिखे हैं लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। एक्चुअली ग्रैना क्या है? तो ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड। क्या है? ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड। अब थैलाकॉइड क्या है? तो एक सिंगल, जैसे मान लो हम इस तरह का बंचिंग बनाए हुए हैं, सबको एक साथ रखे हैं, वो सिंगल वाले पार्ट को ही हम लोग थैलाकॉइड बोलते हैं, जो कि यहाँ पे डिनोट है। अब उसी का एक पार्ट को बोलते हैं, सॉरी एक ब्रांच, आई मीन एक बंच को बोलते हैं ग्रैना। तो ग्रैना में लाइट रिएक्शन होता है। सबसे पहले प्लांट सेल में प्लास्टिड्स है और प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ ध्यान देना, क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या कंटेन कर रहा है? वो कंटेन कर रहा है क्लोरोफिल, ठीक है। एक्चुअली में क्लोरोफिल अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टिड्स का जो 3 टाइप है उसमें से कौन सा टाइप जो है वो क्लोरोप्लास्ट शो करता है, तो वो शो करे कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ग्रैना में प्रेजेंट होता है। और ग्रैना किससे बना? तो थैलाकॉइड। तो एग्जैक्टली थैलाकॉइड ही कंटेन करता है क्या? क्लोरोफिल। अब जहां क्लोरोफिल होगा वहां पे वो फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में। तो जब धूप होता है तो उस टाइम पे ग्रैना एक्टिव होता है, लेकिन शाम अभी के टाइम पे स्ट्रोमा एक्टिव होगा, क्योंकि स्ट्रोमा जो होता है वो डार्क रिएक्शन शो करता है और ग्रेना जो होता है वो लाइट रिएक्शन शो करता है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। लाइट रिएक्शन करने का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये दोनों मैकेनिज्म जब तक नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट बोलता है ग्रीन, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट, और क्लोरोफिल ऑलवेज ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जिसका कारण वहां फोटोसिंथेसिस
या प्लांट में फूड बनाने का काम है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट में प्रेजेंट है, नहीं तो एनिमल में प्रेजेंट हो सकता था, लेकिन एनिमल तो किसी और पे डिपेंड है, प्लांट खुद पे डिपेंड होता है, खुद खाना बनाता है, तो यही इसका मैकेनिज्म है। इसमें यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स अभी लिखवाएंगे। कोई दिक्कत, कोई जवाब तो दो। यस सर, हो गया। हो गया ना, समझ गया ना? यस सर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, अभी बार बार बोलना है। सर वीडियो रुक जा रहा है। वीडियो रुक जा रहा है, अब आ रहा है वीडियो? हाँ सर। ठीक है, इसको नोट कर लिए, नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, रुक रहे हैं। नोट कर लिए सर। सारा कोई नोट कर लिए हो? हाँ यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, हो गया ना? ठीक है, अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाते हैं। क्लोरोप्लास्ट से लिखो पहला पॉइंट। क्लोरोफिल है ये, क्लोरोफिल। इसको नोट करो, उसी में कंटिन्यू भी करना है, इसीलिए इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स और स्ट्रोमा, उसमें कंटिन्यू करना है। और लिख सकते हैं इसी में एडिफ एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ग्रैना। इसको
इसको नोट कर लोगे तो बताना। सर वो क्या लिखे सर, इनर मेम्ब्रेन हैव, हाँ, इनर मेम्ब्रेन हैव मैट्रिक्स और स्ट्रोमा, मतलब उसका जो स्ट्रोमा वाला जो पार्ट लिखे थे उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ग्रेना। ओ ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, हैव सॉरी होगा हैव अ मैट्रिक्स, ठीक है, हैव अ मैट्रिक्स और स्ट्रोमा एंड इसको नोट कर लिए, मिटाएं? नो सर। अच्छा नोट करो आराम से, कोई बात नहीं। सर वो क्या है सर लास्ट पॉइंट कर में, लिए सर। दे सेपरेट बाय एन इंटरमीडिएट, They separated by an intermediate space, full stop. Inner membrane have a matrix or stroma and disc-like structure called grana, या फिर डायरेक्ट grana लिखा है। नोट हो गया? Yes, Yes. sir. ठीक है, अब इसमें और लिखना है। और फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इन ग्रेना various enzymes are present, एक सेकंड रुकना ऊपर वाला, are present which help in light reaction of photosynthesis, और ऊपर में लिख लेना various enzyme for dark reaction of photosynthesis, ये ठीक है, ये जो हम लिखे हैं रेड से, इसको ये वाला जो है इसको साथ में ऐड कर देना, ठीक है, ये है इसका फंक्शन एंड जो भी है इसका, ठीक है, इसका फंक्शन भी लिख देते हैं, इसका प्लास्टिड्स का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो फंक्शन है वो क्या है, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, these are called, क्या बोलेंगे इसको, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सर सेकंड पॉइंट क्या लिखे सर? इन ग्रेना various enzymes are present which present
विच हेल्प इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ठीक है सर। ये दूसरा है, इसका बस ये एक फंक्शन है, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, दीज आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। मतलब किचन ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, नोट हो जाएगा तो बताना, क्योंकि इसके बाद हम लोग हैं वैक्यूल पढ़ेंगे, फिर सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर कुछ टॉपिक छूटेगा तो बताना, नोट करो। कर लिए नोट? यस सर। चलो, अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, वैक्यूल। तो वैक्यूल के बारे में पहले समझ लो क्या है। ठीक है, वैक्यूल जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और वो 50 to 90% ऑक्युपाई करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, समझे? कहने का मतलब कि अगर हम प्लांट सेल बनाते हैं, तो ये हमारा प्लांट सेल है, तो उसमें से 50 to 90% ऑक्युपाई करता है। ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम का 50 to 90%, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम, ध्यान रखना, वॉल्यूम कितना करेगा, 50 to 90% ऑक्युपाई करता है, समझे? दूसरा, ये कंटेन करता है, इट कंटेन सेल सेप, समझो इसको, लिखवा तो देंगे नोट, सेल सेप। ठीक है, तो ये जो सैप है ये क्या है? ठीक है, तो वो बताते हैं। इसके जो ऊपर लेयर में जो बाउंड्री है वो उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और ये थोड़ा हार्ड होता है, जिसके कारण ये टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ये दोनों प्रोवाइड करता है। टोनोप्लास्ट है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि ये जो टोनोप्लास्ट है ये क्या है। तो टोनोप्लास्ट वैक्यूल का आउटर मेम्ब्रेन का नाम, ठीक है, और ये टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जिसका शेप मेंटेन होता है प्लांट सेल का। देखो ये शेप नॉर्मल जो है ना वो सर्कल नहीं होता है, ये थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप से होता है, हम लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि इसका शेप ही वैसा है, और वो जो सेल मेम्ब्रेन टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी रहता है, इसका मेन जो काम हम बताए, ये कंटेन जो करता है उसको हम लोग सेल सैप बोलते हैं। सेल सैप क्या, तो सेल सैप का मतलब एक ऐसा मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम, जो कि कंटेन करता है डिसॉल्व स्टेट में, किसको, न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेन nutrient medium in dissolved state, such as तो क्या, तो न्यूट्रिएंट में प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, एमिनो एसिड हो जाता है, तो ये इस तरह का इसमें होता है। बस इसको इतना ध्यान रखना है कि जब मान लीजिए सेल है, तो सेल को मान लो सेल के अंदर मान लो कुछ कमी हो गया, तो एनिमल सेल का क्या है, फुलफिल करने का बहुत तरीका है, लेकिन प्लांट सेल तो नहीं कर सकता है ना एट ए टाइम। ठीक है, तो वो वैक्यूल जो है ना उसको सारा कुछ प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा वैक्यूल जो होता है, मान लो बाहर में वेस्ट मटेरियल है, सेल के अंदर में ही है वेस्ट मटेरियल, तो ये वेस्ट मटेरियल को ये सारा इसको ये सबको ये अंदर लेके रख लेगा, ताकि जो टॉक्सिसिटी है या फिर बोलते हैं वेस्ट मटेरियल या कोई फॉरेन पार्टिकल है उसको भी ये क्लीन अप करता है। तो ये क्लीन ऑफ सेल वेस्ट जो भी है उसको क्लीन करने का ये काम करता है। ठीक है, तो पहला है सेल सैप है, तो सेल सैप मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। ठीक है, जो कि सैप कंटेन करता है डिसॉल्व स्टेट में न्यूट्रिएंट को, बहुत सारे न्यूट्रिएंट, अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर जो भी है, लेकिन उसके अलावा वेस्ट मटेरियल अगर सेल में है तो उसको भी ये हटाएगा, जो फॉरेन पार्टिकल है उसको भी ये क्लीन करेगा।
तो क्लीनिंग ऑफ द सेल का काम भी वैक्यूल का ही होता है। ठीक है, यही चीज है इसमें, समझ में। अब देखो, तो यहाँ पे ध्यान रखें कि प्लांट सेल में वैक्यूल है, इसको हमेशा ध्यान रखें। वैक्यूल ही होता है जो इसको काम इस तरह से ये काम करता है, इसमें बस यही फंक्शन है। ठीक है, वैक्यूल का जो फंक्शन है ये टर्जिडिटी देता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, और स्टोरेज वगैरह भी करता है, जैसे बताए स्टोरेज क्यों करता है, क्योंकि इसको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, इसको नोट करो, हम इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखवा देते हैं। हो गया? नो सर। लिखो। अच्छा, आराम से करो नोट, कोई बात नहीं। सर हो गया। हो गया ना? चलो इसको हम, 1 मिनट सर। हाँ ठीक है, ठीक। यस सर, हो गया। हो गया ना? चलो इसका टॉपिक तो इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखो। These are fluid film membrane bonded spaces. They are bonded by membrane called tonoplast. Tonoplast. ठीक है, नेक्स्ट है in plant cell it occupy in plant cell it occupy 50 to 90% of cell volume. ठीक है, उसके बाद it is full of cell sap and provide turgidity and rigidity. ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे turgidity and rigidity, ठीक है, लिख सकते। नेक्स्ट, सेल sap consist of free water and variety of compounds in dissolved
स्टेट। ठीक है, ये चीज है, हम ऊपर लिख देते हैं डिसॉल्व स्टेट। ठीक है, ऊपर लिखते हैं डिसॉल्व स्टेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसी में लिखना द कंपाउंड, फुल स्टॉप पर द कंपाउंड इंक्लूड amino acids, minerals, sugar, organic acids, and some protein, बस इतना ही है। अब इसका फंक्शन लिखना है, नीचे मिटाएं। यस सर। यस सर, मिटा दीजिए। फंक्शन है, 2-3 फंक्शन है। पहला लिखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ cell sap it provide nutrient to cell। ठीक है, ड्यू टू rigidity and turbidity it provide shape and size of cell, plant cell, shape of plant cell होगा। ठीक है, it help in the elongation of cell, that is growth। ये है तुम्हारा फंक्शन। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। एक और बचा है, उसको हम लिखा ही देते हैं, ज्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट है, खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो लास्ट पॉइंट में सेल के बाद दैट इज के बाद क्या है? ग्रोथ इलांगेट होता है तो ग्रोथ होता है, और क्या इलांगेट और ग्रोथ होगा। हो गया सर। हो गया ना। अब एक है तुम्हारा सेंट्रोसोम। ठीक है, तो सेंट्रोसोम जो है वो है क्या, तो समझो सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, और इसका काम होता है इसका फंक्शन होता है सेल के डिवीजन में। सेल डिवीजन करने का मतलब जब सेल का डिवीजन होगा तो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। और इसमें जो है वो हम लिखा देते हैं, 4-5 पॉइंट है, इसको लिख लो और ये तुम्हारा चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स का जो भी है वो सारा प्लांट एंड एनिमल सेल का हो जाएगा। अगर कुछ वैसा तुम लोग को लगता है कि जो छूट गया है वो तुम नेक्स्ट क्लास हमको बताना, उसको हम फिर डिटेल से बता देंगे। तो सेंट्रियोल हम पढ़ा रहे थे, या फिर सेंट्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम ही लिख रहे हैं क्योंकि उसका वो सेंट्रोसोम।
ठीक है। तो सेंट्रोसोम जो होता है सबसे पहले क्या है, इट इज अ स्मॉल नेकेड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर रुको अभी 2 मिनट। स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, ठीक है, पहला। दूसरा है इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्मॉल ग्रेन्यूल्स called centrioles. ठीक है, centrioles. It is only present in किसमें होगा, एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में। और इसका फिर फंक्शन क्या होगा, इट हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है, कॉमा नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ड्यूरिंग सेल डिवीजन it form spindle formation बस। यानी तो डायरेक्ट ऐसे लिखो ना, it help in spindle formation ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बस सेल डिवीजन हो गया। इसको नोट करो फटाक से। और ये तुम्हारा आज का जो है वो खत्म हो गया। तो सबसे पहले ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास इसको पूरे अच्छे से पढ़ के आना, देखना अगर जिसके पास भी बुक्स है, ठीक है, देखोगे कि बुक्स में क्या छूटा है टॉपिक या जो नहीं हो पाया है, ठीक है, वो हमको जरूर बताना, क्योंकि सर अगर बताओगे नहीं हैं। सर एस्टर, अच्छा एस्टर है इसमें। एक्चुअली क्या है ना कि ये पोल पे रहता है, आई मीन ये नॉर्मल एक जगह रहेगा, और जब ये दोनों पोल पे चल जाएगा तो वही एस्टर रे कहलाता है, जो कि इसी का पार्ट है।